चलिए बेटा देखिए, आज हम लोग का पहला लेसन होगा केमिस्ट्री का, फर्स्ट लेसन क्लास 9 का। चैप्टर का जो नाम होगा मैटर इन आवर सराउंडिंग। इसकी हिंदी रूपांतरण की अगर हम बात करें बेटा तो होता है हमारे आसपास के पदार्थ, हमारे आसपास के पदार्थ। जैसा कि हमने पदार्थ शब्द यहाँ पे दिख रहा है, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पदार्थ होता क्या है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पदार्थ होता क्या है। तो अगर हम पदार्थ की परिभाषा की बात करें तो पृथ्वी पर उपस्थित वे सभी वस्तुएं, पृथ्वी पर उपस्थित वे सभी वस्तुएं जो क्या करती हो बेटा, स्थान घेरती हो, जिनमें भार हो और जिसे हम छू करके क्या कर सके, अनुभव कर सके, वही हमारा क्या होता है बेटा, पदार्थ होता है। हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देखना चाहेंगे, जैसे ईंट, मेज। नीचे में आ जाता हूं प्रकाश के बारे में और नीचे इधर और आता हूं हवा को लेकर, ध्यान देंगे। हम बात करें अगर ईंट की, तो ईंट को मैंने अगर कहीं रख दिया, जहां भी रखूंगा मैं ईंट को, ईंट क्या करेगा, वहां स्थान घेर लेगा। इसके अलावा जो ईंट स्थान घेरेगा तो ईंट में कुछ न कुछ क्या होगा, भार होगा, और उसे हम छू करके यह अनुभव कर सकते हैं कि वह जो है किस टाइप का है, कठोर है, हल्का है, वजनी है, किस टाइप का है, उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ईंट इसका मतलब कि मेरा क्या हो जाएगा, पदार्थ हो जाएगा। मेज भी हमारा क्या हो जाएगा, पदार्थ हो जाएगा, क्योंकि मेज को भी हम लोग जहां रखते हैं वो क्या करता है, स्थान घेर लेता है और क्या कर लेते हैं, उसमें कुछ ना कुछ क्या होती है, भार होती है, तो वो क्या हो गया मेरा पदार्थ। क्लियर है? इसका मतलब कि मेज और ईंट ये दोनों मेरे क्या हो गए बेटा, पदार्थ हो गए। इसके बाद मैं बात करूंगा किसकी, प्रकाश की और हवा की, और यही दोनों आपके बिल्कुल दिमाग से हो सकता है थोड़ा सा ऊपर जा रहा होगा कि सर जी के बताने के अकॉर्डिंग इसको हम क्या बताएं। तो आपके सर जी बेटा ये बताए हैं आपको कि जो पदार्थ होता है वह आपका स्थान घेरता है, इसके अलावा इसमें भार होता है और इसे हम क्या करते हैं, छू करके अनुभव करते हैं। बस ये 3 बात हमको याद करनी है। अब एक चीज बात करें अगर हम प्रकाश को, तो प्रकाश को अगर हम लोग फैलाते हैं या प्रकाश का लाइट अगर जला देते हैं तो पूरे कमरे में प्रकाश क्या होती है, फैल जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि स्थान घेरा, प्रकाश क्या किया, स्थान घेरा। लेकिन कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि प्रकाश को तराजू से लेकर के तौला गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रकाश में भार, तो मैं सिद्ध कर दूंगा कि प्रकाश में भार होता है, लेकिन वैज्ञानिकों ने बेटा प्रकाश को किसके अंतर्गत, पदार्थ के अंतर्गत नहीं रखा, और उन्होंने कहा कि भार की जो गणना है पूर्ण रूप से प्रकाश में नहीं होती है। कैसे इसको सिद्ध करना चाहें तो कैसे सिद्ध कर सकते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा। हम जानते हैं कि कोई भी जो पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और किसका, न्यूट्रॉन का बना। ये भी मैं आपको अगले लेसन में बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है। लेकिन कोई भी जो पार्टिकल होता है या कोई भी जो पदार्थ या कोई भी जो कण होता है वह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और किसका, न्यूट्रॉन का बना होता है। अब जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का बना होगा तो बेटा किसी भी पदार्थ का द्रव्यमान उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योगफल के ऊपर क्या होता है, डिपेंड करता है। आगे आपको अभी सेकंड वाले चैप्टर में आपको अच्छे से इसको डिटेल करके बताएंगे और उसमें बताएंगे कि इसको जोड़ेंगे तो किसका वजन कैसे आ जाएगा। ठीक है ना, पहले इतना जानेंगे क्योंकि किसी भी कण में को बनने के लिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की जरूरत होती है। इसका मतलब कि इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और क्या है, न्यूट्रॉन है, और जहां भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलेगा वहां पे क्या होगा, भार उत्पन्न हो जाएगा। तो उस सैद्धांतिक, अगर वैज्ञानिक सिद्धांत से अगर उठा करके देखेंगे तो प्रकाश में बेटा भार होता है, लेकिन फिर भी इसे पदार्थ की मान्यता नहीं मिली, फिर भी इसे किसकी, पदार्थ की मान्यता नहीं मिली। क्लियर है? अब समझिएगा, इसके आगे हम चलते हैं। हवा की बात करते हैं। हवा को पदार्थ की मान्यता पूर्ण रूप से क्या है, मिली हुई है। कैसे मिली हुई, इसको सिद्ध करते हैं। एक आप क्या करिए, खाली गुब्बारा लीजिए और उसे तराजू पे क्या कर दीजिए, रख करके तौल दीजिए, और उसके बाद उस गुब्बारे में क्या भरिए बेटा, हवा भरिए, और हवा भरने के बाद फिर से उस गुब्बारे को क्या करिए, तौलिए। तो पहले वाले गुब्बारे का जितना वजन होगा उसके अपेक्षा दूसरे वाले गुब्बारे का जो वजन होगा क्या होगा, बढ़ जाएगा।
क्या हो जाएगा, वजन बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि हवा में क्या था, भार था। हवा में क्या था, भार था। और अगर गुब्बारे को क्या किया, जब मैंने भरा तो गुब्बारा क्या हो गया, फूल गया। और जब फूल गया इसका मतलब कि उसने क्या कर लिया बेटा, स्थान घेर लिया। गुब्बारा क्या कर लिया है, स्थान घेर लिया। क्लियर है? अब ध्यान दीजिए, जब गुब्बारा स्थान घेर लिया है इसका मतलब कि दो चीज हो गया, स्थान भी घेर लिया और उसमें क्या हो गया, भार भी। अब बचा क्या मेरा, अनुभव। और गुब्बारे से जब हवा को हम क्या करते हैं, निकालते हैं, तो हमें महसूस होता है कि हवा किस टाइप का है। क्लियर है? इसका मतलब कि हमने क्या कर लिया, अनुभव भी कर लिया। इसका मतलब कि हवा जो होता है हमारा क्या होता है बेटा, पदार्थ होता है। क्लियर है? अब हम बात करेंगे पदार्थ के क्लासिफिकेशन के बारे में, यानी पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है। पदार्थ को अगर हम बात करें बेटा, तो पदार्थ को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। पदार्थ को मुख्यतः कितने भागों में, 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन, अभी हम लोग देखेंगे, जानेंगे, उसके बारे में समझेंगे। थोड़ा सा ध्यान देंगे, पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है। वो जो है, पहला जो है आपका ठोस होता है, जिसको हम लोग सॉलिड कहते हैं। ये जो होता है द्रव होता है, और ये जो होता है गैस होता है। अब थोड़ा सा एक छोटा सा मैं फिगर बनाता हूं। इस फिगर को लेकर के हम लोग इसको अच्छे से समझेंगे कि ये है क्या। ध्यान देंगे, ये मैं कुछ कण बना रहा हूं। ये 3 आपको फिगर दिख रहे होंगे व्हाइट बोर्ड पे, और इन तीनों में कुछ डिफरेंट आपको दिख रहा होगा। कुछ लोग के दिमाग में ये अब आ रहा होगा कि सर इसमें बहुत सारे कण दिख रहे हैं, इस वाले में कम दिख रहे हैं, और इस वाले में क्या दिख रहे हैं, इन दोनों की अपेक्षा कम दिख रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा बेटा कि जब इन तीनों की बात यहां कर लेगा, अब इसके बाद एकदम दिमाग अपना खोल लीजिएगा और इजीली मैं आपको परिभाषा बता रहा हूं। बहुत मास्टर साहब लोग बहुत पहले से बताते आए, आप लोग भी जानते आए हो कि जिस वस्तु का आयतन और आकार क्या होगा, निश्चित होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, ठोस कहेंगे। ठीक है? जिस वस्तु का आयतन क्या होगा, निश्चित होगा, और आकार क्या होगा, अनिश्चित होगा, उसे क्या कहेंगे। क्लियर है? और हम ये भी जानते हैं कि जिसका दोनों गायब हो, क्या, आयतन और आकार, तो वह हमारा क्या होता है। बात समझ में आ रही है? लेकिन अब हम समझेंगे इसका और डिटेल और थोड़ा सा दूसरा स्वरूप, दूसरे टाइप से, क्योंकि ये जो डेफिनेशन होती है कक्षा 8वीं तक 5वीं तक मान्य है, या फिर कह लीजिए कि वहीं तक ये अच्छी लगती है। लेकिन जब अपर क्लास में जब हम आते हैं, ठीक है, हाई स्कूल जूनियर में, जूनियर से एबव हम जब चलते हैं, तो उसके लिए दूसरी परिभाषाएं आ जाती हैं। वो परिभाषाएं क्या है, थोड़ा सा समझेंगे डिटेल में। इन तीनों को जानने से पहले 2 हेडिंग में और लिख रहा हूं यहीं पे, समझेंगे जरा सा। अंतरा अवकाश, और दूसरा है बेटा अंतर आणविक बल। इस अंतरावकाश को बेटा इंग्लिश में इंटरनल मॉलिक्यूल स्पेस कहते हैं। ठीक है? और इसको कहते हैं इंटरनल मॉलिक्यूल फोर्स। इंटरनल मॉलिक्यूल फोर्स कहते हैं, और इसे इंटरनल मॉलिक्यूल स्पेस कहते हैं। अब समझेंगे जरा सा। हम बात कर रहे हैं अंतरा अवकाश की। अंतरा अवकाश और अंतर आणविक बल को जब हम बता लेंगे, तो ये परिभाषाएं आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएंगी, बहुत ही इजीली आप इसका परिभाषा तुम लोग खुद से बना करके आप लोग बता सकते हो। ठीक है? अब आप लोग देखो, 2 अणुओं के मध्य, यानी एक अणु ये हो गया और एक अणु ये हो गया, 2 अणुओं के मध्य का जो बीच का जो ये खाली स्थान होता है, जो स्पेस होता है, उसी स्पेस को हम लोग अंतरा अवकाश कहते हैं। फिर से ध्यान से सुनेंगे। 2 अणुओं के मध्य का
खाली स्थान जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अंतरा अवकाश कहते हैं। क्लियर है। अब इसी का नीचे वाला हेडिंग को हम लोग समझेंगे। अंतर आणविक बल क्या होता है? तो दो अणुओं के मध्य लगने वाला जो आकर्षण बल होता है उसी बल को अंतर आणविक बल कहते हैं। फिर से सुनेंगे, दो अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल को ही हम लोग क्या कहते हैं, अंतर आणविक बल कहते हैं। क्लियर है। फिर से सुनिए एक बार और, दो अणुओं के मध्य का खाली स्थान जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अंतरा अवकाश कहते हैं। और दो अणुओं के मध्य लगने वाला जो आकर्षण बल होता है उस बल को हम लोग अंतर आणविक बल या इंग्लिश में उसे इंटरनल मॉलिक्यूल फोर्स कहते हैं। क्लियर है बेटा। अब थोड़ा सा हम लेके आते हैं यहां पे। यहां जरा सा देखिए आप लोग, दो कण यहां क्या है, बिल्कुल नजदीक नजदीक है। इसका मतलब इनमें अंतरा अवकाश क्या है, कम है। इनमें अंतरा अवकाश क्या है, कम है। आगे चलते हैं। ये दोनों जो अणु हैं बेटा दूर दूर है। इसका मतलब क्या हुआ कि ठोस के अपेक्षा द्रव का जो अंतरा अवकाश है वो क्या है, अधिक है। क्या है, अधिक है। और अब हम इसकी बात करें तो हम देख रहे हैं कि इसके कण एगो यहाँ है और एगो यहाँ, बहुत काफी दूर लग रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ठोस और द्रव के अपेक्षा गैस में अंतरा अवकाश बहुत ही क्या होता है, दूर होता है। बहुत ही क्या होता है, दूर होता है। अब जरा सा ध्यान दीजिएगा, अगर आप मेरे नजदीक हैं, अगर मुझे आपको क्या करना होगा, खींचना होगा, तो मेरा बल क्या होगा, आपके ऊपर अधिक लगेगा। बात जरा सा और ध्यान से समझिएगा। एक छोटी सी मैं रस्सी ले लूं और आपको दे दूं और आपको एक तरफ पकड़ा दूं और दूसरे सिरा पे मैं पकड़ करके क्या करूं, खींचूं, तो होगा क्या कि आपके ऊपर मेरा जो बल होगा अधिक लगेगा और आप मेरे पास आसानी के साथ क्या आ जाएंगे, खींचे चले आएंगे। लेकिन वही रस्सी बहुत बड़ी बांध दूं मैं और आपको 2-3 किलोमीटर के रेंज पे रख दिया जाए और 2-3 किलोमीटर रेंज की क्या हो, रस्सी हो, और उसके बाद मुझे खींचना हो, तो मैं क्या करूंगा, बल तो आपके ऊपर खींचने के लिए क्या करूंगा, बहुत अधिक लगाऊंगा। बल जो होगा मैं आपके ऊपर क्या लगाऊंगा, बहुत ज्यादा लगाऊंगा। लेकिन जो मेरा परिणामी जो बल होगा सबसे ज्यादा कौन खा जाएगा, रस्सी। मेरा जो परिणामी जो बल होगा उस रस्सी पे क्या होगा, ज्यादातर खत्म हो जाएगा और आपके ऊपर जो बल होगा वह मेरा क्या होगा, कम लगेगा। अर्थात हमने यह समझा कि जब वस्तु नजदीक होगी या कण क्या होगा, नजदीक होगा, तो बल क्या होगा, अधिक लगेगा। और जब वस्तु क्या होगी, दूर होगी, तो बल भी क्या होगा, कम लगेगा। बल क्या लगेगा, कम लगेगा। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत किसी को? अब हम तीनों की परिभाषा बताते हैं। इन दोनों की परिभाषा आप लोगों को कंफर्म है, इसमें कोई दिक्कत? अब इन तीनों की परिभाषा बताते हैं। इसका परिभाषा लिखेंगे अब कैसे, ध्यान दीजिएगा। ठोस पदार्थ की वह अवस्था होती है, लिखना नहीं है अभी, ध्यान दीजिए। ठोस पदार्थ की वह अवस्था होती है जिसमें, ठोस पदार्थ की वह अवस्था होती है जिसमें अंतरा अवकाश बहुत ही कम और अंतर आणविक बल बहुत ही अधिक लगता है। क्यों? मैंने अभी बताया आपको, क्योंकि जब अवकाश क्या होगा, कम होगा, तो बल क्या होगा, अधिक लगेगा, और जब अवकाश क्या होगा, दूर होगा, तो बल क्या होगा, कम लगेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फिर से सुनेंगे। ठोस पदार्थ की वह अवस्था होती है जिसमें अंतरा अवकाश क्या लगती है बेटा, अंतरा अवकाश बहुत क्या होता है, कम होता है, लेकिन बल बहुत ही क्या होता है, अधिक लगता है। बल क्या लगता है, बहुत अधिक लगता है। क्लियर है बेटा? जैसे अगर हम बात करें, इसमें अभी लिए थे हम क्या, ईंट, और बेटा यही रीजन है इसका कि ईंट को अगर हम जब दबाएंगे तो वह दबेगा नहीं, वह पिचकेगा नहीं।
रीजन क्या है? क्योंकि वह क्या है? ठोस। और ठोस है, क्यों ठोस हो गया? क्योंकि उसमें अंतरा अवकाश बहुत ही क्या है? कम है, और उस पे जो बल है वह बहुत क्या होता है? अधिक लगता है। इस वजह से बेटा वह दबता या पिचकता नहीं। कोई दिक्कत किसी को? चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, हम द्रव की बात करते हैं। तो द्रव पदार्थ की वह अवस्था है, द्रव पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें, द्रव पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें अंतरा अवकाश ठोस के अपेक्षा क्या है? अधिक है, और बल ठोस के अपेक्षा क्या होगा? कम लगता है। बल ठोस के अपेक्षा क्या होगा? कम लगेगा। ठीक है बेटा, वह हमारा क्या कहलाएगा? द्रव कहलाएगा। मेरा क्या कहलाएगा? द्रव। फिर से सुनेंगे। द्रव पदार्थ की वह अवस्था है, द्रव पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें ठोस की अपेक्षा अंतरा अवकाश बहुत क्या होता है? कम होता है, एवं बल जो होता है ठोस की अपेक्षा कम लगता है। ठोस की अपेक्षा क्या लगता है? कम लगता है। कोई दिक्कत? याद हुआ कि नहीं हुआ परिभाषा आपको? चलिए अब फिर से ध्यान देंगे, हम किसकी बात करेंगे? गैस की। तो गैस पदार्थ की वह अवस्था है, गैस पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें अंतरा अवकाश किसके अपेक्षा? ठोस और द्रव के अपेक्षा अधिक होता है। ठोस और द्रव के अपेक्षा अंतरावकाश क्या होता है बेटा? अधिक होता है, एवं बल जो होता है 9 के बराबर लगता है। और जो बल होता है किसके बराबर? 9 के बराबर लगता है। यही रीजन होता है बेटा कि अगर हम अपने कमरे में ले आकर के किसको, सेंट को अगर स्प्रे कर देते हैं तो पूरे कमरे में क्या होती है? सेंट फैल जाती है। पूरे कमरे में क्या होता है? सेंट फैल जाता है। क्यों फैल जाता है? क्योंकि उस पे लगने वाला जो बल है वह क्या होता है? नगण्य होता है, 9 के बराबर होता है। यही रीजन होता है कि वह पूरे कमरे में क्या होता है? फैल जाता है। क्योंकि अगर बल लगता तो वह एक दूसरे को अपने आप में खींच के रखता। वो क्या रखता? खींच के रखता। और जब खींच के रखता तो वह कण को इधर उधर भागने नहीं देता। लेकिन उस पे बल क्या होता है? 9 के बराबर लगता है। इसीलिए हम लोग कमरे में स्प्रे कर देते हैं तो पूरा कमरे में जो सेंट होता है वो क्या होता है? फैल जाता है। क्लियर है बेटा? अब जरा सा हमने आपको कितनी परिभाषा बताया याद रखिए। एक मैंने बताया आपको पदार्थ को, एक बताया मैंने ठोस को, एक बताया द्रव को, एक बताया गैस को, एक बताया अंतरावकाश, और एक क्या, यानी टोटल अगर हम परिभाषाओं की बात करें बेटा तो 4 और 2 कितना हुआ? 6 हुआ कि नहीं हुआ? और एक बार पूरी की पूरी कहानी थोड़ा सा तेज में सुनेंगे, ठीक है? और उसके बाद आपको 6 अगर है परिभाषा, 6 अगर हेडिंग होगी तो 6 मिनट आपको समय दिया जाएगा और देखते हैं कौन सबसे पहले दिखाता है मुझे लिख के। क्लियर है? कोई दिक्कत? बोलिए। हाँ, थोड़ा सा इसके जैसे कि अगर हम बात कर लें, अभी कोई नहीं कापी कलम उठा के चलाएगा, पहले सुनेंगे बस मेरी बात। देखिए, ईंट, इसमें द्रव की बात करें तो द्रव में हमारा पानी आ जाएगा। पानी का रासायनिक सूत्र H2O होता है, ठीक है? इसके अलावा जितने भी ऑयल हैं, सरसों के ऑयल, समझ रहे हैं ना, डीजल, समझ रहे हैं, ये किसके अंतर्गत आ जाएगा? सरसों का ऑयल, ठीक है, का ऑयल। चलिए ध्यान देंगे। अब पूरी की पूरी कहानी हम लोग को क्या करेंगे बेटा? सुनेंगे मात्र गिन करके 3 मिनट के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या? पदार्थ। पदार्थ की मैंने डेफिनेशन आपको बताया बेटा कि पृथ्वी पर उपस्थित वे सभी वस्तुएं जो क्या करती हो? स्थान घेरती हो, जिनमें भार हो तथा जिसे हम छू करके अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा क्या कर सके? अनुभव कर सके, वो मेरा क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। इसके अंतर्गत मैंने बताया इसमें हवा, पत्थर, ईंट, मेज आदि ये सब के सब हमारे क्या होते हैं? और नोट करके वहीं पे आप लोग लिखेंगे नीचे कि प्रकाश जो होता है पदार्थ के अंतर्गत नहीं आता है। प्रकाश जो होता है पदार्थ के अंतर्गत नहीं आता, इस बात का ध्यान देंगे। क्लियर है? अब देखिए, मैंने बताया बेटा कि पदार्थ को मुख्यतः कितने भागों में? 3 भागों में। ऐसे बात करें तो पदार्थ को टोटल 5 भागों में बांटा गया है। ऐसे अगर हम बात करेंगे तो पदार्थ को टोटल कितने भागों में? 5 भागों में। लेकिन मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया बेटा? 3 भागों में। क्लियर है? अब देखिए,
बात करते हैं हम किसकी, ठोस की। तो ठोस के बारे में मैंने बताया बेटा कि ठोस पदार्थ की वह अवस्था होती है जिसमें अंतरा अवकाश बहुत ही कम होता है एवं जो बल होता है वह बहुत ही अधिक लगता है। ठीक है। इसके बाद मैंने द्रव को कहा, द्रव पदार्थ की वह अवस्था होती है, द्रव पदार्थ की वह अवस्था होती है जिसमें अंतरा अवकाश ठोस की अपेक्षा क्या होता है, अधिक होता है एवं बल क्या होता है, कम होता है, एवं बल क्या होता है, कम होता है। वह मेरा क्या कहलाता है, द्रव कहलाता है। गैस पदार्थ की वह अवस्था होती है, गैस पदार्थ की वह अवस्था होती है जिसमें अंतरावकाश बहुत ही क्या होता है, अधिक होता है एवं बल जो होता है 9 के बराबर होता है। वह मेरा क्या कहलाएगा बेटा, गैस कहलाएगा। बात करते हैं किसकी, अंतरावकाश की। तो अंतरावकाश में मैंने आपको बताया कि दो अणुओं के मध्य का जो खाली स्थान होगा, दो अणुओं के मध्य का क्या होगा, जो खाली स्थान होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, अंतरावकाश कहेंगे। और दो अणुओं के मध्य लगने वाला जो आकर्षण बल होगा उस आकर्षण बल को हम लोग क्या कहेंगे बेटा, अंतर आणविक बल कहेंगे। क्लियर है? किसको, इंटरनल मॉलिक्यूल वो फोर्स और इसको इंटरनल मॉलिक्यूल स्पेस। दैट्स अ क्लियर? एनी डाउट? जैसा कि मैंने इसके पहले आपको बताया अंतर आणविक बल के बारे में, तो अंतर आणविक बल के बेटा दो प्रकार होते हैं। अंतर आणविक बल के कितने प्रकार होते हैं, दो। एक सहसंजक बल और एक जो होता है असहसंजक बल। अब ये दोनों होते क्या है इसको समझिएगा। तो बिल्कुल इसी के ये दोनों लाइक दैट बेटे हैं। अब कैसे वो समझिएगा, जब किसी एक ही प्रकार के या समान प्रकार के अणुओं के मध्य जो लगने वाला जो बल होगा उस बल को हम लोग क्या कहेंगे, सहसंजक बल। अब कैसे जरा सा समझिएगा। इसका एक यहाँ पे मैं उदाहरण आपको बताऊंगा फनी टाइप का, और जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, एकदम ये गारंटी है। किस टाइप का, लेकिन ईमानदारी से सच्चाई से बताना, और कोई हंसेगा नहीं, एकदम ईमानदारी से और सच्चाई से बताना एकदम जो मैं क्वेश्चन यहाँ पूछूंगा, ठीक है ना। क्योंकि भाई इसमें लड़के और लड़कियों का कंपैरिजन किया जाएगा और वहाँ पे आपको बताना होगा कि सर क्या है क्या सही है, ठीक है। क्योंकि भाई लड़कियों की चीज़ें लड़कियाँ जानेंगी और लड़कों की चीज़ लड़के जानेंगे, है ना। अब ध्यान से एकदम समझ करके मुझे बताइएगा, जवाब दीजिएगा, समझिएगा। सहसंजक बल के बारे में मैंने बात किया, तो मैंने आपसे कहा बेटा कि समान प्रकार के अणुओं के मध्य लगने वाले जो बल होंगे उस बल को ही हम लोग क्या कहेंगे, सहसंजक। जैसे मैं मान लिया कि ये भी H2O के कण है और ये भी क्या है, H2O के कण है। मान लिया मैंने क्या कि ये भी क्या है, H2O के कण है और ये भी क्या है, H2O के कण है। बात समझिएगा। आपने कभी देखा होगा कि आप पानी के बाल्टी से ऐसे हाथ को अंदर डाल करके और ऐसे क्या करते हो, बाहर निकालते हो, तो पानी की कुछ बूंदें आपकी इस उंगली के निचले सिरे पे लटकती दिखती हैं। किस बल के कारण बेटा, सहसंजक बल के कारण। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर जी हाथ में और पानी के में, हाथ में पानी पहले से कहाँ रहता है, तो आपको बता दें बेटा कि आपकी जो त्वचाएं होती हैं ऊपरी, हमारी ये जो त्वचा है अधिचर्म की बनी है और अधिचर्म जो होता है 5 भागों का बना होता है। जो सबसे पहला होता है वह आपका कार्निया कहलाता है। दूसरा जो होता है ल्यूसीडम होता है, ल्यूसीडम होता है। तीसरा जो होता है ग्रेन्युलोसम, ग्रेन्युलोसम होता है। चौथा जो होता है बच्चों स्पाइनोसम, और जो सबसे लास्टवा होता है मैल्पीघी होता है। सबसे लास्टवा क्या होता है आप लोग का, मैल्पीघी होता है। बात समझिएगा। इसमें जो दूसरा स्तर होता है ल्यूसीडम, यह जल वाला होता है। ये किस वाला होता है, जल वाला। अब जरा सा दिमाग लगाइएगा, बहुत देर तक हम कुछ देर तक अगर अपनी उंगलियों को ऐसे मुट्ठी बांध करके अगर हम रख लेते हैं तो हमारे हाथों में क्या आ जाता है, पानी आ जाता है। कैसे आ गया भाई, कहाँ पानी था हमारे में, नहीं ना था, लेकिन पानी आ गया। क्यों? क्योंकि ये हमारे इन्हीं 5 स्तरों में जो ल्यूसीडम होता है उस ल्यूसीडम के पास क्या होता है बेटा, जल होता है।
क्या होता है? जल। तो वहां पे जल उपस्थित हो गया और हमने जो पानी में डाला था अपना हाथ वो भी क्या हुआ? जल। तो वो जल और वो जल दोनों एक साथ क्या एक प्रकार के कण हुए कि नहीं हुए? तो मैंने यही अभी आपको परिभाषा बताया ना कि समान प्रकार के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को हम लोग क्या कहते हैं? सहसंजक बल कहेंगे। और विभिन्न प्रकार के अणुओं के मध्य लगने वाला जो बल होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? वही अभी मैं गेहूं के बोरे में अगर अपना हाथ डाल करके क्या कर दूं? बाहर निकाल दूं तो गेहूं क्या होगा? गिर जाएगा, चिपका नहीं रहेगा। क्लियर है? क्यों? क्योंकि मेरे हाथों के और उसके बीच क्या लग रहा था? कौन सा बल लग रहा था? आसंजक बल लग रहा था। इसी के कारण क्या हुआ? वह चिपका नहीं था, वो क्या हो गया? गिर गया। क्लियर है बेटा? कोई डाउट किसी को? अब ध्यान दीजिएगा, एक और उदाहरण इसका मैं बताता हूँ। सबसे बड़ा उदाहरण है, कभी सोचे हो? एक थोड़ी सी छोटी सी कहानी टाइप का ही समझ लो। जैसे कि एक शादी करने जो एक दूल्हा जाता है तो उसको काजल लगाया जाता है, लगाया जाता है ना। और लड़कियां कौन सा काजल लगाती हैं? लक्ष्मी, है ना, आइकॉनिक लगता है ना बेटा। तो सोचिए एक मिनट, लक्ष्मी और आइकॉनिक का जो कीमत होगा नियर अबाउट 180 नियर समथिंग, और जो बेचारे लड़कों को लगता है उसका कितना कीमत होगा? 1 रुपया नहीं, 1 रुपया नहीं। कैसे होता है? लोग क्या करते हैं? दियरी को ले लेते हैं और उसको पराग से घुमा करके उसमें तेल लगा करके और कैसे करके उसमें से काजल निकाल लेते हैं। Am I right here? एक मिनट जरा सा ध्यान दीजिएगा, मैं अब कितनी बड़ी बात बता रहा हूँ बेटा। ये सबसे बड़ा उदाहरण है सहसंजक बल का, इसको बहुत अच्छे से समझ लेना। ऐसा क्यों हुआ? वही अगर दूल्हे को लगा दिया जाता है और जाता है जब शादी करने, तो कुछ घंटों बाद ये लगता है कि वो जल्लाद बन गया है। उसके सारे जो काजल होते हैं क्या होते हैं? बाहर ऐसे निकल आते हैं। Am I right here? लेकिन वही दुल्हन जो होती है उसका काजल लगाया जाता है तो वह बाहर नहीं आता है। क्यों? क्योंकि वो फ्री वाला था, आई 180 रुपये लगा था, इसीलिए ना? बिल्कुल नहीं बेटा, क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वह काजल को बनाते समय बेटा किस बल का ध्यान रखती हैं? सहसंजक बल का ध्यान रखती हैं। इसीलिए वह जो काजल होता है इधर उधर बिखरता नहीं है, पोताता। बात समझ में आ गई? और उनका क्या हो गया? बह गया। क्यों? फ्री वाला था। कैसा था? फ्री वाला था। ठीक है, उसमें सहसंजक और आसंजक बल का कोई ध्यान नहीं दिया गया, तो जैसे मन करके वैसे लिए और लेकर के लगा दिए। बात समझ में आ गई ना? तो वहां पे कौन से बल का ध्यान दिया जाता है बेटा? सहसंजक बल का ध्यान दिया जाता है। और ध्यान दे करके क्या किया जाता है? उसे बनाया जाता है। क्लियर है? क्लियर एकदम हो गया? चलो अब हम बेटा बात करते हैं कुछ अवस्था परिवर्तन में प्रयुक्त पद के बारे में। एक चीज जरा सा ध्यान दीजिएगा बेटा, एक क्वेश्चन आप लोगों को थोड़ा सा लोग भुलवाने के लिए पूछ सकते हैं। जानते हो क्या? कहेंगे कि द्रव और द्रव्य में क्या अंतर है? ध्यान देना बेटा, द्रव और द्रव्य में क्या अंतर है? यहां मैं लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। द्रव एवं क्या? द्रव्य। ध्यान दीजिएगा बेटा, एक बात यहीं पे थोड़ा सा एकदम दिमाग कॉन्सेंट्रेट करके याद कर लीजिएगा कि जो द्रव्य है ना बेटा वह पदार्थ होता है। यानी द्रव्य का दूसरा नाम पदार्थ है और पदार्थ का दूसरा नाम क्या है? द्रव्य है। और जो द्रव्य और द्रव में जब अंतर पूछे तो कह दीजिएगा कि द्रव्य की एक अवस्था क्या होती है? द्रव होती है। द्रव्य की एक अवस्था क्या होती है? द्रव होती है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा? कोई दिक्कत? अब कोई पूछे तो आप लोग बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं? बेटा साइंस तो एकदम इतना डिटेल पढ़ा देंगे कि एकदम दिमाग तक नाचते रह जाएगा, इतना याद रख लीजिए। और 5 से 7 क्लास और पूरी की पूरी साइंस क्या? खत्म। ठीक है ना? लग रहा है कि नहीं कि खत्म हो जाएगी? चलो अब इतनी हेडिंग पढ़ने के बाद आपका पूरा चैप्टर एक लेसन क्या हो जाएगा बेटा? एंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए अवस्था परिवर्तन में प्रयुक्त पद का मतलब क्या हुआ कि जितने भी हमारे पदार्थ हैं उनको जब हम लोग अलग अलग टाइप से अगर बदलाव करेंगे तो वो किस किस टाइप में बदलते हैं या किन किन चीज़ों में बदलते हैं, कैसे कैसे होकर के जाते हैं, इसकी बात कर रहे हैं। अवस्था परिवर्तन से पहले जान लीजिए कि किसी भी पदार्थ को अगर हम गर्म करेंगे तो वो द्रव में बदलेगा,
और द्रव के बदलने के बाद उसको और ज्यादा गर्म कर देंगे तो वो किस में बदल जाएगा? गैस में बदल जाएगा। क्लियर है? और अगर गैस से ठंडा कर देंगे तो वो फिर से क्या आ जाएगा? द्रव में आ जाएगा। और द्रव में आने के बाद फिर और ज्यादा ठंडा कर देंगे तो फिर किस में बदल जाएगा? ठोस में बदल जाएगा। बात समझ आ रही है ना? फिर से सुनेंगे। किसी भी ठोस पदार्थ को अगर गर्म करेंगे तो वह किस में बदलेगा? द्रव में बदलेगा। और जब द्रव में बदल जाएगा तो द्रव से और गर्म कर देंगे तो किस में बदल जाएगा? वाष्प यानी गैस में बदलेगा। और गैस को यहाँ पकड़ करके ठंडा करना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले कहाँ आएगा? द्रव में आएगा। और द्रव को और ठंडा कर देंगे तो कहाँ बदल जाएगा? बात समझ में आ गई? ठोस में बदल जाएगा। अब बात करते हैं बेटा किसकी? हिमांक। ठीक, चलिए ध्यान देंगे, फिर से मैं बताऊंगा, घबराइए नहीं, फिर से एकदम बताएंगे, घबराइए नहीं। हिमांक क्या होता है? हिमांक का मतलब ही समझ में आ रहा है कि वो बर्फ बन रहा होगा। हिम मतलब क्या होता है? बर्फ। इसका मतलब ये हुआ कि अब थोड़ा सा यहां से ध्यान दीजिएगा, यहां से लेकर के और यहां तक की परिभाषा में एक चीज याद करिएगा। वह निश्चित ताप, 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 जिस पर कोई, जिस पर कोई, जिस पर कोई, जिस पर कोई। फिर से याद करिए। वह निश्चित ताप, वह निश्चित ताप, वह निश्चित ताप, वह निश्चित ताप, जिस पर, जिस पर, जिस पर, जिस पर, जिस पर। अब ध्यान दीजिए। वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव ठोस अवस्था में बदल जाए। वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस किस अवस्था में बदल जाए? वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव ठोस अवस्था में क्या हो जाए? बदल जाए। तो उस निश्चित ताप को हम लोग क्या कहेंगे? हिमांक। फिर से सुनेंगे। वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव किस में बदल जाए? ठोस अवस्था में बदल जाए। तो वह निश्चित ताप मेरा क्या कहलाएगा? हिमांक कहलाएगा। और जो जल होता है, जल का जो हिमांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब देखेंगे गलनांक की बात करें तो वह निश्चित ताप, मैंने कहा ना कि बस इसी को एकदम याद कर लीजिए। वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस किस अवस्था में बदल जाए? द्रव अवस्था में बदल जाए। तो उसी निश्चित ताप को हम लोग क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं। क्लियर है? जल का जो मेरा बर्फ होता है, बर्फ का जो गलनांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस से क्या होता है? अधिक होता है। 0 डिग्री सेल्सियस से क्या होता है? अधिक होता है। किसका? बर्फ का। क्लियर है? अब देखेंगे क्या? क्वथनांक। तो वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव, वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव सिर्फ उबलने लगे, वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव क्या होने लगे? उबलने लगे, उसी निश्चित ताप को हम लोग क्या कहते हैं? क्वथनांक। क्लियर है? फिर से सुनेंगे। वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव क्या होने लगे? उबलने लगे, उसी निश्चित ताप को क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। जल का जो क्वथनांक होता है कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? कोई डाउट? फिर से सुनेंगे। वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव क्या होने लगे? उबलने लगे, उसी निश्चित ताप को क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। द्रव का क्वथनांक अर्थात जल का जो क्वथनांक होता है कितना होता है? कितना होता है? क्लियर है? चलिए आते हैं किसको? वाष्पन। तो वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव गैसीय अवस्था में बदलना शुरू हो जाए, वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव किसमें बदलने लगे? गैसीय अवस्था में बदलने लगे। तो उसी निश्चित ताप को हम लोग क्या कहते हैं? वाष्पन कहते हैं। लाइक दैट मैंने अभी कहा कि वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव किसमें बदलने लगे? क्या कहेंगे बेटा? वाष्पन कहेंगे। अगर हम जल के बात करें वाष्पन की तो 100 डिग्री सेल्सियस से क्या होगा? अधिक होगा। तभी भाई सिर्फ 100 डिग्री सेल्सियस में तो वो क्या होगा? बॉयल करेगा, केवल उबलेगा। लेकिन 100 से जो ही अधिक होगा, जो जल होगा वो क्या होने लगेगा? उड़ने लगेगा। क्लियर है? कोई डाउट? अब बात करेंगे ऊर्ध्वपातज की, और यही बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप का है।
यही आपका सबसे खतरनाक टाइप का, ये तो तड़ से याद हो गया। सिर्फ लगाना था क्या, वह अनिश्चित ताप, वह अनिश्चित ताप जिस पर कोई, वह अनिश्चित ताप जिस पर कोई, वह अनिश्चित ताप जिस पर कोई। क्लियर है? लेकिन यहीं पे थोड़ा सा याद करिएगा, ऐसा ठोस जिसे गर्म करने पर, ऐसा ठोस जिसे क्या, गर्म करने पर, ध्यान देना यहीं से, द्रव में न बदल करके सीधे गैस में बदल जाए। याद करो फिर से बेटा, ऐसा ठोस जिसे गर्म करने पर द्रव में न बदल कर सीधे कहाँ बदल जाए, गैस में, और गैस से पुनः ठंडा करने पर वह द्रव में न बदल करके डायरेक्ट किस में बदल जाए, ठोस में बदल जाए, तो वही मेरा क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातज कहलाता है। यानी यह जो क्रिया हो रही है, इसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, और वह हमें नौशादर आएगा। क्या आएगा बेटा, नौशादर, कपूर, आयोडीन, नैप्थलीन आदि। क्लियर है? कोई दिक्कत? अब ध्यान दीजिएगा, दो परिभाषा आपकी और बची और उसके बाद आपके चैप्टर की कहानी खत्म। ध्यान से देखिएगा, किसकी बात आई बेटा, प्लाज्मा। चूंकि प्लाज्मा को मुझे और पहले ही बताना चाहिए था, लेकिन आप लोगों ने कहा कि नहीं सर मुख्य तीन जो होता है उसके अलावा भी और जो है आप बता दीजिए। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। प्लाज्मा हमारा पदार्थ का वह अवस्था होता है, प्लाज्मा हमारा पदार्थ का वह अवस्था होता है जो सामान्य वातावरण में नहीं पाया जाता है। फिर से याद करिए, प्लाज्मा हमारे पदार्थ का वह अवस्था होता है जो सामान्य वातावरण में नहीं पाया जाता है। प्लाज्मा ही एक ऐसा पदार्थ होता है जिसके नाभिक में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। जिसके नाभिक में क्या पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है बेटा तारा। जितने भी तारे आसमान में दिखाई देते हैं ना, वो टिमटिमाते हैं, क्यों? क्योंकि उनके नाभिक में क्या पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन। उनके नाभिक में क्या पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। इसी के कारण वो क्या होते हैं बेटा, चमकते हैं, टिमटिमाते हैं, और यह सामान्य अवस्था में नहीं पाए जाते। बिल्कुल आपको बता रहे हैं इसके बारे में। क्लियर है बेटा? फिर से एक बार सुन लीजिए, प्लाज्मा हमारे पदार्थ की वह अवस्था होती है जो वातावरण में सामान्य अवस्था में नहीं पाई जाती है। इसके नाभिक में क्या पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। इसका सबसे बड़ा जो उदाहरण होता है क्या होता है बच्चों, स्टार।